हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी पूरा कंप्लीट मैराथन देखेंगे, जिसमें से आपको करीबन 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपका मैराथन सेशन है पॉलिटी का। और यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, वीडियो एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, आरओ या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स किसी की भी परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। तो हम इसमें क्वेश्चन तो 150 देखेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो होगा वो करीबन 400 क्वेश्चन का होगा। तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सचिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसको भी ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। तो पूर्णतः पारित हो गया था। और पूर्ण तरीके से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसको भी ध्यान में रखना है, तो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निष्पक्ष क्या न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए, दक्षिण अफ्रीका। तो कहाँ से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए से। तो और देख लेते हैं यूएसए से क्या लिया गया है। तो आपका फंडामेंटल राइट लिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो उसको लिया गया है, प्रस्तावना का विचार उसको लिया गया है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना साथ साथ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान कुल कितने भागों में बटा है? ऑप्शन है 18, 21, 22 और 27। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आइए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। तो चलिए एक बार 22 भागों को देख लेते हैं। तो पहला है संघ और राज्य क्षेत्र, तो नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा है आपका क्या? नागरिकता। तीसरा है आपका क्या? फंडामेंटल राइट्स। चौथा क्या है आपका? डीपीएसपी। 4A क्या है आपका? तो फंडामेंटल ड्यूटी है। 5 क्या है आपका? तो संघ क्षेत्र है। 6 क्या है आपका? तो राज्य क्षेत्र है। 7 तो निरस्त हो चुका है। इसके बाद 9th देखते हैं। तो 9th क्या है आपका? पंचायत है। 9th का क्या है? तो 9th का क्या आपका है? तो नगर पालिका है। 9th क्या है आपका? तो सहकारी समिति है। 10th जो है वो संघ और केंद्र से संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंधित है। 10th जो है वो अनुसूचित जाति से संबंधित है। और 11 जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट नहीं। तो 14 का हम देख लेते हैं। तो 14 का किससे है? तो अधिकरण से, ट्रिब्यूनल से है। 15 आपका किससे है? 15 आपका निर्वाचन से है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। 15 निर्वाचन से है। इसके बाद आपको देख लेते हैं। तो 16 है कुछ विशेष वर्गों के लिए राज्य के। 17 आपके किससे है? तो देखते हैं। तो 17 आपका है राजभाषा से, तो ध्यान में रखना है। 18 आपका किससे है? तो आपातकाल से है। और आपका 20 क्या है? तो संविधान संशोधन से। तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 43 था। तो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? अभी हमने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 26 जनवरी 1950। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 44। तो भारत कब गणतंत्र मनाता है? तो भारत कब गणतंत्र बना, इसके बारे में पूछा गया है 44 में।
ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952। तो भारत कब गणतंत्र बना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अलग अलग ने अलग अलग मत दिया है इसमें। तो किसको दी गई है? तो इसमें तो यदि आपको क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मेंशन किया है तो आपको लगाना पड़ेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, यदि भीमराव अंबेडकर जी को किया है तो आर्टिकल 32, तो ऑप्शन बी लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो इसमें अंबेडकर जी का मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना, प्रियम्बल, उद्देशिका जिसे कहा जाता है। तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सेकंड है संप्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। लास्ट दिया आपका संप्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। भारत तो एक क्या है? संप्रभु है, सही है। पंथ निरपेक्ष है, सही है। धर्मनिरपेक्ष लिखा नहीं जाता है। लोकतंत्रात्मक है, सही है। और गणराज्य तो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 और 22 जनवरी 1947। तो हमने इसको ट्रिक बताया था कि ध्वज को पहले अपनाएंगे तभी तो ध्वज फहराएंगे। तो अगस्त से पहले क्या आएगा आपका? जुलाई आएगा। तो जुलाई के बाद ही अगस्त आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। तो ये क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 48 में आपको बताना है कि कब स्वीकार किया गया। तो इसमें मैंने बताया था। तो यदि आप लेक्चर देखने के लिए पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके मैंने UPPCS प्रीलिम्स 2023 के लिए 20 अगस्त से क्लास स्टार्ट किया है, जिसमें आपको 9 क्लास मिल चुके हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरा विस्तार से बताया है, अच्छे से बताया है, ट्रिक से बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, राष्ट्रीय गान को कब क्या किया गया? स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1950। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा का अंतिम बैठक भी हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना गया था और राष्ट्रीय गान हो गया और राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था। तो ये 4 पॉइंट है, 4 चीज़ें हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो चारों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है पहला कि नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से या स्वीकार करने से। तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है कब? सभी परिस्थितियों में। यदि आप अपना खुद का त्याग कर रहे हैं तो नागरिकता समाप्त है। सरकार द्वारा छीना जा रहा है तब भी। यदि आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके मूल संविधान में जो आपका स्टार्टिंग का था उसमें तो आपको कितने थे? 7 थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत।
जिसको एक विधिक अधिकार दिया गया 300 आर्टिकल 300 का के तहत, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। तो अब प्रदत्त कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 6। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो 50 का आंसर होगा आपको 6। यदि मोल में पूछा जाता तो 7 हो जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं आपको MCQ अच्छे लेवल के लग रहे होंगे। तो आपको देखिए आराम से आपको सारे पॉलिटी के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो अभी ये क्वेश्चन अभी हमने बताया। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, क्वेश्चन नंबर 51 पूछ रहा है। तो क्या बताया था अभी मैंने, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था इसको, और इसको 300 का में विधिक अधिकार दिया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पहले कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है। तो फंडामेंटल जो राइट्स है उसका रक्षक किसे कहा जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। तो ये आपका अधिकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो 53 में क्या कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, अभी हमने बताया जस्ट इसी का। तो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी 3-4 एक्स्ट्रा पॉइंट हमेशा मिल रहा है हर एक क्वेश्चन में। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है, विधिक अधिकार है। तो पहले मूल संविधान में ये मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया। तो ये अब एक 300 का के तहत क्या है, विधिक अधिकार है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये मूल अधिकार का, इसको भी मैंने पढ़ाया है अच्छे से। तो किसके तहत आर्टिकल दिया है, 22, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 का क्या है आपका, तो शिक्षा का अधिकार है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 45 से अलग करके शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। तो ये 21 का है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आपको ध्यान में रखना है। वाक्य न व्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, अभी जस्ट क्वेश्चन बताया, मूल अधिकार माना गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। तो क्या है आंसर, अभी बताया जस्ट क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A। तो चलिए और देख लेते हैं। तो आर्टिकल 53-52 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय आपके आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी आर्टिकल जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। तो 56 में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने कराया है। तो 56 में पूछा गया है, ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक जिसे DPSP कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, तो मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। तो आइए देखते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है आपका 38। तो 38 किस में आएगा, तो आपके आर्टिकल 38 आएगा 36 से लेकर 51। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आपका मूल कर्तव्य जो है वो उसको क्षेत्र में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 11वां मूल अधिकार।
तो ये मूल अधिकार आपके भाग 4 का में और 51 अनुच्छेद 51 का में आते हैं। इसके बाद मूल अधिकार को देख लेते हैं। तो अभी तक हमने मूल कर्तव्य को देखा, तो मूल अधिकार आपके आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में आते हैं। तो ये थे आपके मूल कर्तव्य। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था आपका 56 हुआ था। तो 57 देखते हैं, क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देशित देता है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, पर्यावरण की रक्षा करे, ग्राम पंचायत का गठन करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैंने कराया अच्छे से। मैंने डीपीएसपी का आर्टिकल एक एक करके चुन चुन के अच्छे से कराया है। तो आप यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाके चैनल पे इसका लेक्चर देखें, आराम से आपको एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो आपके ग्राम पंचायत। तो आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मूल भारतीय संविधान में निहित है। तो मूल भारतीय संविधान में निहित है, इसका क्या मतलब? तो ये कहना चाह रहा है कि भारतीय संविधान के तो मतलब मूल में कौन सा निर्धारित नहीं है। तो भारतीय संविधान के मूल का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में मूल में जो है वो नहीं था। तो कौन नहीं था, बाद में कौन जोड़ा गया, इसके बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के मूल का हिस्सा नहीं है कौन? तो मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य नहीं है, ग्राम पंचायत का गठन है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आपको बार बार बताया जा रहा है, आप चाहे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप बस देखते रहिए, बार बार मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बार बार चीज़ें वही बता रहा हूँ। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत किसके सिफारिश पे? तो इसको भी देख लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में। और इसी से संबंधित है आपका क्या? बर्मा समिति। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि बर्मा समिति किससे संबंधित है? तो मूल किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। तो इन सब चीज़ों को आपको बार बार ध्यान में रखना है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 से अभी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये भी क्वेश्चन सिंपल है। तो किस देश से लिया गया है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो आपके रूस से लिया गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। रूस को ही क्या कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना। तो सोवियत संघ कहा जाता है। तो रूस को सोवियत संघ कहा जाता है, साथ में यूएसएसआर भी कहा जाता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी किसी ऑप्शन में आपको यूएसएसआर लग जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये कौन सा देश है। तो इसलिए मैं सारे पॉइंट बता रहा हूँ। और जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल की स्थिति के बारे में। तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो कितने हैं मूल कर्तव्य? आप लोग बताइए। अभी मैंने बताया जस्ट। तो कितने हैं टोटल? तो टोटल हो गए हैं आपके कितने? 11 यानी कि 11। तो 10 तो 42वें संविधान संशोधन के जोड़ गए थे। 11वां आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। किसकी सिफारिश पे? तो मैंने बताया अभी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? वही क्वेश्चन अभी मैंने बताया पहले ही। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आराम से आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्तियाँ निहित है? तो निम्न में से किसमें भारतीय संघ की शक्तियाँ निहित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट लगाइए इसको। तो किसमें नहीं थे? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। तो किसमें नहीं थे संघ की शक्तियाँ? तो आपके राष्ट्रपति जी में। तो आपकी राष्ट्रपति कौन है इस समय? तो है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक आदिवासी महिला है और प्रथम आदिवासी महिला है। तो उसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो 64 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन
तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो इसके बारे में है। ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सही है। आगे क्या गया है कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, आगे पूरा कंप्लीट नहीं है इसलिए ऑप्शन ए तो गलत है। नेक्स्ट दिया है संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा एवं विधान परिषदों, ना विधान परिषद तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट दिया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और लास्ट दिया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन आपको सी और ऑप्शन आपका ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो यहाँ पे आप बहुत डीप में आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिल्ली और पांडिचेरी को दिया नहीं है। तो यहाँ पे यदि मोस्ट आंसर सही देखा जाए तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। यहाँ पे ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए में सदस्य दिया है तो यहाँ पे मनोनीत सदस्य भी आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा, नहीं तो ऑप्शन ए भी सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है बताइए आप लोग। तो राष्ट्रपति की वजह से देखा जाए तो कार्यकाल की अवधि संविधान में कहीं लिखा नहीं तो 5 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति तब तक अपने कार्यकाल का निर्वहन करता रहता है जब तक कि उसके पद पे दूसरा राष्ट्रपति कोई आ ना जाए। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं 66। तो 66 में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। तो राष्ट्रपति किसे सौंपेगा, तो उपराष्ट्रपति को। वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तो आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए कौन सी अपनाई जाती है। क्या अपनाई जाती है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, अप्रत्यक्ष मतदान, उपरोक्त सभी। तो उनके लिए क्या अपनाया जाता है, तो सभी चीज़ें अपनाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो फर्स्ट पोस्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं, तो कौन है वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो शायद आशा करते हैं आपको पता होगा कौन है आपके। तो नीलम संजीव रेड्डी जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के सदन द्वारा लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का तो संसद के किसी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा में पहले लाया जाए, चाहे वो राज्यसभा में पहले लाया जाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चाहे तो लोकसभा में पहले लाया जाए, चाहे तो राज्यसभा में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो आप लोग देखने में बोरियत महसूस करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको लंबा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन को आपको, अभी क्वेश्चन आधे बचे हैं तो करीबन 1 घंटा लग जाता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको नेक्स्ट वीडियो में ही बनाऊँगा दूसरा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए या 60, 20, 25 मिनट का, तो इसी अनुसार मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं आज का। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो होते हैं आपके राष्ट्रपति जी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट 70 से 80 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि लॉन्ग वीडियो चाहिए या 20 से 25 मिनट का वीडियो चाहिए, तो उसी अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बना देता हूं तो आप लोग देखते नहीं, तो मेहनत मेरा बेकार हो जाता है पूरा का पूरा। तो यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, कम से कम 1K तो कंप्लीट कराइए आप लोग। चलिए देखते हैं, मिलते हैं, धन्यवाद।